क्या लग रहा है? देखो पिछला क्लास में आधा कंप्लीट हो गया था। अगर टॉपिक के बारे में बात करें कि क्या क्या तुम लोग को पढ़ा दिए, ठीक है, तो क्या क्या हो गया है। सबसे पहले पढ़ाया था रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। फिर ब्रीदिंग के बारे में बताए थे, ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन बताए थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का भी दो टाइप था, क्या क्या, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फिर बताया तुम लोगों की एटीपी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, और एटीपी किस तरीके से एनर्जी करेंसी बेसिकली कहलाता है। एटीपी के अंदर से किस तरीके से एनर्जी रिलीज होता है, जो कि फर्दर सेल्स एंडोथर्मिक रिएक्शन के रूप में उसको यूज करता है। ये सारा बात तुम लोग को बता चुके थे, है ना। और आज के क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, ये रेस्पिरेशन का पहले बता रहे हैं, लास्ट लेक्चर है, और इस लेक्चर में क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पहला टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जैसे ही जाएंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे किस तरीके से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रेस्पिरेशन करता है। क्लास के अंदर बातचीत की तो ये गलत फहमी में नहीं रहिएगा कि क्लास रिकॉर्ड हो रहा था आपको हम नहीं कुछ कहेंगे, ठीक है। और 9th वाला जो है आराम से इसको देखो, तुम्हारा भी हेल्पफुल ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है फेस के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। और लास्ट में ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस का अगला पार्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। चलो शुरू करते हैं। देखो, जब तुम लोग को पढ़ाए थे न्यूट्रिशन टॉपिक, ठीक है, तो वहां पर तुम लोग को बता दिए थे कि स्टोमाटा के मदद से प्लांट क्या करता है, अपने गैसेस को एक्सचेंज करता है। गैसेस को एक्सचेंज करने का क्या मतलब है, जैसे अगर हम तुमसे पूछेंगे कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए किस किस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो क्या क्या चीज है, 4 चीजें हैं। पहला वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट। कोई दिक्कत नहीं है। जब फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस होने के बाद, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट। बात पकड़ में आ रहा ना। अब देखो, रेस्पिरेशन के टाइम पर वो ऑक्सीजन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या फिर प्लांट हो, दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए गैसेस का एक्सचेंज होना क्या है, इंपॉर्टेंट है स्टोमाटा के द्वारा। तो पहला चीज, अगर प्लांट के बारे में पूछे कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, तो सबसे पहला बात यही है कि गैसेस का जो एक्सचेंज होगा किसके द्वारा होगा,
स्टोमाटा के द्वारा होगा। और किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन क्या होता है? हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का ट्रांसफर होना, ठीक है, एक लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहां पर सामान ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ मूव करना, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। और ये खुद होगा, यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, एनर्जी का यूज नहीं किया जाए। इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। समझा गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगला है डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन होगा ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। एनवायरमेंटल कंडीशन कहने का मतलब ये है कि डे है या फिर नाइट है। अब इस बात को ध्यान से समझो, देखो सुनो ध्यान से। दिन के टाइम में आगे जाकर के पता चलेगा, दिन के टाइम में लाइट रहता है, सनलाइट, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाइट में लाइट नहीं होने के कारण फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लांट का क्या रिक्वायरमेंट है कि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा उसको चाहिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए। जैसे फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम पर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट ज्यादा कब होगा? दिन के टाइम पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से डिफ्यूजन हमारा बेसिकली दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला इन्वायरमेंटल कंडीशन, दूसरा रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। कोई दिक्कत नहीं है, बात को करना है ना, बड़ा सा मेरा आगे फिर, ठीक है, आगे बढ़ा जाए या फिर इसमें कोई डाउट है? चलो अब देखो, यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है, अच्छा खासा सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना कि दिन के टाइम में क्या होता है और नाइट के टाइम में क्या होता है, किस टाइम में ज्यादा कौन सा गैसेस रिलीज होता है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। ये चीज बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। देखो, दिन के समय में दो प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर। पहला होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब लाइट होगा, क्योंकि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट का रिक्वायरमेंट होता है, और सनलाइट कब मिलेगा? डे टाइम में, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज क्या होगा? रेस्पिरेशन। अब देखो, रेस्पिरेशन जो है अगर नहीं होगा तो प्लांट्स को भी एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद ही एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन दिन में भी होता है और नाइट के टाइम में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखा हुआ सिंपल बात है। देखो, नाइट के टाइम में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता है, देख देते हैं, एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा नाइट में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट का एब्सेंस हो जाता है और नाइट के समय में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस नाइट के टाइम पर चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अगर हम फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन को ले ले, ठीक है, जैसे में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड क्लोरोफिल क्या बनाता है? ग्लूकोज C6H12O6, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा क्या है? फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस।
अब दूसरा लिख लेते हैं रेस्पिरेशन का इक्वेशन। इसमें बाई प्रोडक्ट कौन सा सर? एक मिनट थोड़ा सा समझ लो। देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाकर के क्या बनेगा, क्या बनता है, एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगा। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है सर? अब बोल रहा है कि बाय प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना ये ग्लूकोज, ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट। अब इसके साथ साथ जो चीज बन रहा है जैसे वाटर और ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे बाय प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वहीं पर रेस्पिरेशन करने के लिए किस चीज का रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, यस। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दिन के टाइम पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फोटोसिंथेसिस पर। जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या निकला, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, यूज करेगा एज ए रेस्पिरेशन के तौर पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है प्लांट के अंदर, ये फोटोसिंथेसिस में क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो आगे, सिंपल सी बात लिखा हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है रेस्पिरेशन के दौरान, तो यूज हो रहा है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड दिन में प्लांट से रिलीज नहीं करता है, या फिर लिटिल बिट थोड़ा बहुत रिलीज करता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर रिलीज क्या चीज करता है, ऑक्सीजन। मेजर अमाउंट में क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन करता है दिन के टाइम में, ठीक है। आप समझो नाइट में, नाइट में पहला बात तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है ना। तब सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। ये एक साथ रिपीट हो गया दो चीज। भाई अब देखो आगे ध्यान से, अब देखो रेस्पिरेशन के दौरान क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोई दिक्कत नहीं है। जब रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, और रिलीज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। तो नाइट के टाइम पर वाटर का चर्चा हम कर ही नहीं रहे हैं, मेन चर्चा कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो नाइट के टाइम पर मेजर रिलीज क्या चीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात पकड़ में आया, चलो आगे देखो। तो ये रहा हमारा किस तरीके से प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। अब आगे हम बात करते हैं एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं। तो वैसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो लैंड पर रहता है, ठीक है, और ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करेगा, एयर से, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहेगा और ऑक्सीजन को ऑब्टेन करेगा एयर से फॉर रेस्पिरेशन, उसको क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ पर आता है, सबसे पहले बात समझ लो, रहता कहाँ पर है, वाटर के अंदर आता है, ठीक है, और डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करता है, कहाँ से, वाटर से, यानी कि ऑक्सीजन वाटर के अंदर घुला रहता है, वहीं से ऑब्टेन करता है क्या, ऑक्सीजन। कौन, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। लिखा हुआ है लिव इन वाटर एंड यूज डिजोल्व O2 प्रेजेंट इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन।
बात पकड़ में आ रहा। अब ध्यान से देखो, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो डिजोल्व फॉर्म में रहता है और एयर के अंदर इसी तरीके से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वहां पर ब्रीदिंग रेट, अगर हम ब्रीदिंग रेट स्लो भी रहेगा फिर भी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन हमको मिल पाएगा। लेकिन जहां पर ऑक्सीजन कम होगा वहां पर ब्रीदिंग रेट फास्ट करेंगे ताकि हमको ऑक्सीजन जल्दी जल्दी मिले, ठीक है ना। इसी की वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, लेस होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि एयर से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। और अगर हम बात करेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में तो इसका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, फास्टर होता है देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन, ठीक है। और वाटर के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू एयर या फिर एटमोस्फियर, ठीक है। अगला है रेस्पिरेशन इन फिश। फिश के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है, देखो। तो पहला स्टेप क्या है, फिश अपने माउथ को ओपन करेगा, ठीक है ना। माउथ को क्या किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद वाटर को इनटेक करता है अपने माउथ के अंदर, ठीक है। ओपन करने के बाद वाटर को अपने माउथ के अंदर इनटेक करेगा। उसके बाद इस वाटर को कहाँ पहुंचाएगा, गिल्स से पास कराने का काम करेगा, ठीक है। गिल्स से पास कराने का काम करेगा। तुमको पता होना चाहिए फिश जो है गिल्स से रिस्पायर करता है, ठीक है। फिश गिल्स से रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गिल्स में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, कंटेन मेनी थीन फिलामेंट विथ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। गिल्स के साथ साथ बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेगा, फिश के पूरा बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके लाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके लाएगा। अब जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर से ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंचेगा, ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था वो कहाँ पहुंचेगा, वाटर के अंदर। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये देखो ब्लड वेसल्स है या फिर ब्लड कैपिलरीज है। अब ब्लड कैपिलरी क्या करता है, इसके अंदर फिश का पूरा बॉडी का, जब फिश रेस्पिरेशन करेगा, हेलो ध्यान से समझो, फिश के अंदर जब रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ करके ब्लड लेकर के आएगा और अपना कैपिलरी के अंदर यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा चीज अब सुनो ध्यान से, वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखो गिल्स के पास बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ब्लड वेसल्स में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूज होकर के वाटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज होकर के कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। और यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के अंदर पहुंचने के बाद से ऑक्सीजन फिर से फिश के पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर के अंदर आ जाएगा। अब क्या करेगा, फिश रिलीज कर देगा वाटर को अपने गिल ओपनिंग से, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन फिश के अंदर चला गया। इस प्रोसेस से फिश क्या करता है, रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप ध्यान से समझिए। देखो सबसे पहले समझ लो, हम लोग अपना बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग के बारे में कि हम लोग के बारे में रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है।
ठीक है। तो एज्यूम करना खुद को, बायोलॉजी को आप अपना बारे में पता फील करेंगे ना कि हाँ क्या क्या हमारे बॉडी में हो रहा है, ठीक है ना। तो खुद को एज्यूम करना और समझने की कोशिश करना। अब देखो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये हम पूरा यहाँ पर खा रहे हैं, ठीक है। हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर बोल रहे हैं। अब इस एटमोस्फेयर में क्या है, एयर प्रेजेंट है। किसी के पास पानी है? नहीं ला है, पता नहीं। चलो सुनो सुनो, देखो अब एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस एयर को क्या कर रहे हैं, अपने सबसे पहले नोज से एयर हमारे कहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करेगा। ये अपर लिप के ऊपर दो छिद्र दिख रहा है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। अपर लिप के ऊपर दो छिद्र दिख रहा है, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोल रहे हैं। तो एयर जो है सबसे पहले एंटर करता है किसमें, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में, ठीक है, जो कि एक पेयर होता है, एक पेयर दिख रहा है, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ होता है, अपर लिप के एबव में, यानी कि अपर वाला जो लिप दिख रहा है उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ रहा है। चलो अब समझो, अब एयर जो है जैसे ही एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में एंटर करता है, ठीक है, वहां से नसल पैसेज के द्वारा नसल चेम्बर तक या फिर नसल कैविटी के पास पहुंचता है। एक बता दो, बड़ा दिक्कत हुआ, कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, नहाने के लिए, मतलब कल आज चल रहा था, पानी नहा लमाएंगे, कॉमन सेंस नहीं है। बताने के लिए एक मिनट सुनो सुनो, रेस्पिरेशन में उसको बता रहे हैं पानी के बारे में। पहली बात ये ह्यूमंस आया ना, हाँ ठीक है, और तो फिर पानी पिएगा, कंठ वंठ दिख ही रहा है इसका, रेस्पिरेशन है। तो बताया ना। पक्का टॉप करेगा अपने क्लास में। ये भाई कहाँ गए? क्यों सर बोलते हैं छोड़ते जा, छोड़ते हैं। चलो सुनो, अब दोनों ध्यान से आएंगे। अब देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नसल पैसेज के द्वारा, ठीक है, कहाँ पहुंचेगा, नसल चेम्बर में, ठीक है ना, या फिर नसल कैविटी में, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस को बस समझना और यहीं पर याद कर लेना। सबसे पहले एयर इंटर किया, ठीक है, कहाँ पर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद नसल पैसेज के द्वारा कहाँ पहुंचेगा, नसल चेम्बर या फिर नसल कैविटी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब नसल कैविटी में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, छोटा छोटा हेयर्स प्रेजेंट होता है और म्यूकस प्रेजेंट होता है। दो चीज, छोटा छोटा हेयर्स, अपने नाक के अंदर देखेगा ना तो छोटा छोटा बाल प्रेजेंट होगा, ठीक है, और म्यूकस प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, सबसे पहला बात, एयर को फिल्टर करता है, यानी कि जब एयर हमारे नोज के अंदर एंटर करता है तो उसके साथ साथ बहुत सारा जर्म्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स भी एंटर होता है। तो उस डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करने का काम कौन करता है, कौन करता है, नसल कैविटी नहीं, इसके अंदर जो छोटा छोटा बाल है और म्यूकस है वो, ठीक है, कोई भी डस्ट पार्टिकल से तो म्यूकस अपने अंदर चिपका लेता है और हेयर क्या करता है, उसको अंदर अपने अंदर फंसा लेता है, अंदर जाने नहीं देता है, ठीक है। तो एयर को फिल्टर करने का काम करता है। दूसरा चीज देखो, ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंट्री द लंग्स, यानी कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स को लंग्स के अंदर जाने से रोकने का काम करता है कौन, फाइन हेयर्स और म्यूकस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, नसल चेम्बर या फिर नसल कैविटी के बाद तुम्हारा एयर अब कहाँ पहुंच गया, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी एक पेयर होता है, ठीक है, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी एक पेयर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से पहुंचेगा कहां पर, फेरिंग्स के अंदर,
ये कैसे धीरे जा रहा था? अब देखो सुनो ध्यान से, इंटरनल नॉस्ट्रल से एयर कहाँ पहुंच गया? फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। फेरिंग्स वो स्थान है जहां से, यानी कि फेरिंग्स बेसिकली कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, यहाँ से फूड और एयर दोनों पास होता है, ठीक है ना। फेरिंग्स से कॉमन पैसेज है किसके लिए? पहला चीज फूड के लिए और साथ साथ एयर के लिए, ठीक है। यहाँ पर लोकेटेड करके भी दिखाया गया है, ठीक है ना, सारा चीज। नहीं दिखाया सर, इंटरनल नॉस्ट्रल्स इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहाँ लिखेगा? अब देखो आगे पता चला। फेरिंग्स, सुनो, फेरिंग्स के बाद तुम्हारा एयर कहाँ पहुंचता है? लैरिंग्स के अंदर, ठीक है ना, लैरिंग्स में, ठीक है। लैरिंग्स के अंदर ही तुम्हारा वोकल कोड प्रेजेंट होता है, यानी कि इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर टच करेगा ना, ठीक है, हाँ, तो ये वाइब्रेट जब बोलते समय क्या होगा ना, वाइब्रेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। और इसी वाइब्रेशन के वजह से यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ रहता है कि ये फूट गया था अब नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, समझे ना। चलो देखो, तो लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिसके अंदर वोकल कोड प्रेजेंट होता है, यहीं से साउंड हमारा प्रोड्यूस करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लैरिंग्स जो है 9 कार्टिलेज से मिलके बना होता है, और बहुत सारा बच्चा को यही पता नहीं होगा सर कार्टिलेज किसको बोलते हैं। तो क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर में आप सबको पढ़ाए हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ऐसे प्रैक्टिकल में जानते हैं लेकिन इसमें नहीं पता बायोलॉजी में पढ़ा। देखो कार्टिलेज बेसिकली, सुनो, कार्टिलेज उस प्रकार के बोन्स है, ठीक है, बोन्स से समझो जो नेचर से फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना, नेचर से फ्लेक्सिबल, जैसे हमारा नाक में प्रेजेंट है, कान में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको कंप्रेस करने पर भी अपना शेप फिर से ले लेगा, इसको बोल रहे हैं कार्टिलेज, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 कार्टिलेज से मिलकर के तुम्हारा बना होता है लैरिंग्स, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी 9 कार्टिलेज में से एक कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है ना। इसी 9 कार्टिलेज में से एक कार्टिलेज को क्या बोल रहे हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस का क्या काम है? कवर करता है ग्लॉटिस को, ठीक है, ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट इट एंट्री इनटू द ट्रैकिया। अब इस बात को थोड़ा सा समझो, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझो। एक हम डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर बना रहे, देखो चलो देखो ध्यान से, हेलो, इस वाला पार्ट को बोल रहे हैं सुनो सुनो, हेलो, ये हमारा ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ट्रेकिया क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। ये हमारा ट्रेकिया है। ट्रेकिया का जो सबसे ऊपर में ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है ना। ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। और इसके ऊपर ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। टोटल ट्रैकिया है, ठीक है, हाँ, ये नीचे वाला यहाँ पर टच करेगा ना, यहाँ पर टच करो, ठीक है, तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर तुमको फील होगा, ठीक है ना, वो कार्टिलेज का बना होता है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
नौ गो है अरे सर, अपन देखना, दूसरा क्या दिख रहा है, 9 गो है सर। ठीक है। हाँ, आप देखो ध्यान से, 9 गो है। सुनो सुनो सुनो, हेलो। 10 गो साथ में। अरे बात पकड़ में आया कि एपिग्लॉटिस इसको बोलते हैं, ग्लॉटिस इसको बोलते हैं। यस सर। ग्लॉटिस बेसिकली ट्रेकिया का ओपनिंग है, ठीक है, और एपिग्लॉटिस उसका ढक्कन है। खाना स्वेल करते समय ट्रेकिया के अंदर भात उतना चला जाए, ठीक है, इसीलिए क्या करता है, ढक्कन बंद हो जाता है, ठीक है ना, ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एयर ही जाए, फूड जो है फूड वाला पाइप में जाए, ठीक है, यानी कि इसोफेगस के अंदर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। चलो आगे देखो। एपिग्लॉटिस क्या करता है? अबे भाई एपिग्लॉटिस जो है, ठीक है, एपिग्लॉटिस लैरिंग्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब ये भी बताया है कि लैरिंग्स 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, उसी में से एक कार्टिलेज को बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो बेसिकली ग्लॉटिस को ढकने का काम करता है, वो ढक्कन है, ठीक है। जब भी हम फूड को स्वेल करते हैं, एंट्री जब खाते हैं, निगलते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेकिया के अंदर ना घुस जाए, इसलिए ट्रेकिया को ओपनिंग में क्या करता है, बंद करके रखने का काम करता है एपिग्लॉटिस। समझना है? अब देखो आगे। अब एयर जो है, एयर लैरिंग से कहा आ गया, ट्रेकिया के अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। अब ये भी तुम लोग देखा है कि यहाँ पर टच करके सर, ठीक है, कार्टिलेज यहाँ पर प्रेजेंट होता है, सी शेप का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, सी शेप का रिंग प्रेजेंट होगा, ये कार्टिलेज का बना होता है। हैज इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजस रिंग दैट प्रिवेंट इट कोलैप्स। अब ये जो सी शेप का कार्टिलेजस रिंग है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, एयर जब जाएगा तब ट्रेकिया क्या कोलैप्स ना हो जाए, उसको बचाने के लिए यहाँ पर क्या है, कार्टिलेज का लिंक प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो। अब ट्रेकिया के बाद तुम्हारा एयर कहाँ पर आता है, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद एयर कहाँ पहुंचता है, ब्रोंक्यूलस में, ठीक है, और ब्रोंक्यूलस के बाद एयर पहुंचता है तुम्हारा एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ये सब कहाँ पर, लंग्स के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर को देखो, एक साइड एल्वियोली, एक साइड लंग्स। देखो ध्यान से, इस वाला पार्ट को क्या बोल रहे हैं, ट्रेकिया बोल रहे हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज भी बोल रहा है, ठीक है, ट्रेकिया बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ट्रेकिया में देखो यहाँ पर इस तरीका से सी शेप का तुम्हारा, सी शेप का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो कार्टिलेज का रिंग है, ये क्या करता है, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाता है, कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, ये जो ट्रेकिया है फर्दर डिवाइड करता है, इस वाला पार्ट को क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकाई बोल रहे हैं, और ये फर्दर डिवाइड कर रहा है, इस वाला पार्ट को क्या बोल रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं, और यही ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर के किसमें कन्वर्ट होता है, यानी कि एल्वियोलाई से अटैच होता है, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट यानी कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ये सब किसके अंदर होता है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए। अब हमारा जो है एयर जो है एल्वियोलाई के अंदर आ चुका है। अब एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से किस तरीके से क्या चीज होता है, तो सबसे पहले समझो, एल्वियोलाई जो है एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, बैलून शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये बैलून शेप लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, एल्वियोलाई को साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, अभी बताएंगे किस तरीके से होगा, ठीक है। आगे देखो, एल्वियोलाई जो है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थर्ड चीज, एल्वियोलाई से बहुत सारा एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है।
आप देखो हमारा ध्यान से क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो इसे डायग्राम को ध्यान से देखना। सेल्स मान के चलते हैं, ये हमारा क्या है, सेल्स है, ठीक है। और बहुत सारा एक साल में अगर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। सेल्स के अंदर जब रेस्पिरेशन होगा यानी कि C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, इसलिए इसको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो ध्यान से आगे, अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये जाकर के मिक्स हो जाएगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा तब वही ब्लड वेसल्स के द्वारा मूव होकर के कहाँ पर आएगा, एल्वियोलाई के पास पहुंचेगा। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इस कैपिलरी से, ठीक है, ब्लड कैपिलरी से यानी कि ब्लड वेसल से डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा तुम्हारा चलता है, हाँ, डिफ्यूजन प्रोसेस से एल्वियोलाई के अंदर पहुंचता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पर सोचो, हम बोल रहे हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस से ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एल्वियोलाई के अंदर पहुंच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लड वेसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, और एल्वियोलाई के अंदर कम होगा कंसंट्रेशन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा होगा, ठीक है ना, और ब्लड वेसल्स के अंदर या फिर ब्लड कैपिलरीज के अंदर कम होगा। तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से, एल्वियोलाई से कहाँ पर, ब्लड कैपिलरी के अंदर मूव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब ब्लड कैपिलरी के अंदर मूव करने के बाद यहाँ से ब्लड क्या करेगा, पूरा के पूरा सेल्स तक पहुंचाने का काम करेगा इस ऑक्सीजन को। इस तरीके से बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होता है कहाँ पर, एल्वियोलाई के अंदर। अब यहाँ पर देखो तुम लोग इस तरीके से एक बाइकॉनकेव शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। इसको क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। हेमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, याद रखना। आप देखो गैस ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है ना, क्या चल रहा है भाई, अरे सर क्या क्या हो जा रहा है, कहीं ऊपर नहीं जा रहा है। चलो ठीक है। व्हाइट में तो लिखना पड़ेगा, ब्लैक यूज कीजिए, ये कलर भी ये कलर भी चलता है ना, दिख रहा है ना, और भी गहरा कभी चलिए ठीक है। आप देखो ध्यान से, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बींग्स में क्या अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, डन है। अब देखो क्या होता है, हेमोग्लोबिन वेरी हाई एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के लिए। वेरी हाई एफिनिटी कहने का क्या मतलब है, हेमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है ऑक्सीजन को जबरदस्ती, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है, जैसे यहाँ पर पीछे देखो, डिफ्यूजन प्रोसेस से यहाँ से यहाँ तक तो आ गया ऑक्सीजन, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो अगर मान के चलते हैं कि हमारा लंग्स से, ठीक है, पैर के पास तक ऑक्सीजन पहुंचाने में महीनों लग जाएगा,
है। डिफ्यूजन प्रोसेस अगर हम काम करेंगे ना तो लंग्स से पैर तक पहुंचाने में महीनों लग जाएगा ऑक्सीजन को। इसीलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में स्पेशल चीज का रिक्वायरमेंट और स्पेशल पिगमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है, और उसीलिए हमारा आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हाई एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है अपने साथ। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है ना, और बाइंड करके तेजी से पूरे के पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है, ठीक है। आगे तो क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, हेंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादातर डिसॉल्व फॉर्म में ही ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक बात पूरा क्लियर है? चलिए अब आगे सुनो। अगला बात, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। अब सुनो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले समझ लेते हैं इनहेलेशन के बारे में। इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर या फिर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, ठीक है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन। तो इनहेलेशन के टाइम क्या क्या चीज होता है, ठीक है। एक बार सांस लो, सब लोग प्राणायाम कर लेते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं? नहीं, फील भी करना भाई कि बॉडी में क्या क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। अब जैसे सांस ले रहे हैं तो पहला चीज डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना, ये डायफ्राम, इसको डायफ्राम बोल रहे हैं। डायफ्राम ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है ना। क्या होगा, हाँ, जब सांस लेंगे तब नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है। अगर लग रहा है ऊपर खींच रहा है, गलती है तब गड़बड़ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, डायफ्राम क्या करेगा, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, ठीक है, ये फ्लैट हो जाता है। पहले देखो इस शेप में रहता है, डोम शेप में। अरे सुन ले भाई, ये जो शेप दिख रहा है ना, इस शेप को बोलते हैं डोम शेप, ठीक है। क्या बोलते हैं, डोम शेप बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, फ्लैट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ रहा है। उसके बाद क्या फील किया, जब सांस लेते हैं तो हमारा स्टर्नम, यानी कि ये बीच वाला पार्ट को बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है ना। फ्लैट कैसे हुआ सर? कैसे फ्लैट हुआ, कौन सा फ्लैट हुआ? सांस लेंगे तब ले अरे फ्लैट हुआ क्या है? डायफ्राम। इसको बोल रहे हैं भाई साहब डायफ्राम, ये तुमको दिख रहा है ना, इसको डायफ्राम बोल रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये नीचे की तरफ, मान के चलो यहाँ पर देखो कोई चीज है, ठीक है ना, रस्सी मान के चलते हैं, समझ लो ध्यान से, रस्सी है, ठीक है। इसको हम खींच दिए तो क्या ये सीधा नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे फ्लैट, इसको बोलेंगे डोम से। तो डायफ्राम भी सेम कंडीशन में है, जब सांस ऊपर खींचते हैं तो ये नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है ना, तो डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये बीच वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये बीच वाला पार्ट जो हमारे बॉडी में, हाँ, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। और ये पूरा पार्ट को क्या बोलते हैं, रिब केज बोल रहे हैं। ऊपर से ऊपर ऊपर एक के ना सर। हाँ, इसको क्या बोल रहे हैं, रिब केज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टर्नम और रिब केज क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है, हाँ, बाहर निकलेगा। और क्या होगा, अपवर्ड होगा, थोड़ा सा अपवर्ड होगा और बाहर निकलेगा। ये सांस लेते समय चेस्ट पूरा फूल जाता है कि नहीं, पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और चेस्ट कैविटी क्या हो जाता है, लार्जर बन जाता है। अब इसके जस्ट अपोजिट तुम्हारा है एक्सपीरेशन या फिर एक्सलेशन। देखो ध्यान से, अब सांस छोड़ते समय, ठीक है, जब सांस हम लोग छोड़ देते हैं, एक्सलेशन करते हैं, उस समय क्या क्या होता है, तो पहला चीज डायफ्राम रिलैक्स करता है, ठीक है। रिलैक्स करने की वजह से पहले शेप कैसा था, फ्लैट था, फ्लैट से फिर से
सेम पोजीशन में यानी कि डोम शेप में आ जाएगा। उसके बाद रिब्स और स्टर्नम जो है क्या हो जाएगा, इनवर्ड और स्लाइटली डाउनवर्ड मूव करेगा। चेस्ट कैविटी स्मॉलर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्टेरनम कुछ बे भाई कितना बार बता, ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टर्नम। अपने चेस्ट का ये बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है स्टर्नम। इसके साइड साइड जो लगा है पेपर, ये इसको बोलते हैं रिब केज या फिर रिब्स। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात पकड़ में आया तो यहीं पर रेस्पिरेशन का प्रक्रिया पूरा समाप्त होता है, ठीक है। और आप सबको धन्यवाद बोल देते हैं। ये लीजिए। मेरा गाना हो गया क्या? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्माइली भी दे दे, ये लीजिए। क्या बात, ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। चलो जल्दी से ये लाइट बंद तक के कीजिए। लिए धन्यवाद।